साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज है लेक्चर नंबर 5, अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था स्वप्रेरकत्व, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और अब बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण की। हालांकि इस लेक्चर में पहले हम स्वप्रेरण से जुड़ी अन्य घटनाओं के बारे में पहली जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद अन्योन्य प्रेरण की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो स्वप्रेरकत्व की कुछ घटनाएं रह गईं, स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने की चीजें रह गईं। किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण अगर हमें उसका स्वप्रेरकत्व बताना है कि किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, तो हम कैसे बताएंगे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, यह प्यारे बच्चों पूछा गया है एग्जाम में। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इन दोनों प्रश्नों को आपको सिखाएं। तो क्या आप सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, मुझसे है ना हमेशा शिकायत रखने वाले नहीं, बहुत प्यार करने वाले बच्चों, आप लोग तैयार हैं क्या आज की इस क्लास के लिए? जरूर तैयार होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक शानदार तरीके से। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे दोस्तों का। तो बच्चों राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर ऑल। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम भाई, जय महाकाल, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं बच्चों। चलें बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करें, है ना। आप सभी अच्छे हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। सर मुझे स्कूल में पढ़ाया जा चुका है, पढ़ा चुका हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो रिवीजन हो जाना चाहिए फिर, है ना, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो कल जो मैंने बातें बताई थी, क्या आपने वो सभी सीखी थी? कल मैंने स्वप्रेरण गुणांक के बारे में बताया था बच्चों। रिवीजन के लिए थोड़े से टाइम को मैं देना चाहूंगा, रिवीजन के लिए बच्चों मैं थोड़ा सा टाइम बताना चाहूंगा। कल हमने स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक की बात की थी, जब मैंने कहा था कि बाबू आप ये बता दो कि स्वप्रेरण गुणांक कैसे पता कर किया जाता है। स्वप्रेरण गुणांक के लिए क्या बताया गया था? स्वप्रेरण की घटना तो सभी को पता है ना। स्वप्रेरण क्या होता है बच्चों? एक तो हमने ये सीखा कि किसी कुंडली के पास में अगर हम चुंबक को लाएं, गति कराएं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसको बताया फैराडे सर ने। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा किसी बंद पृष्ठ में बच्चों, ये कॉइल का परिच्छेद क्षेत्रफल है। कॉइल मतलब समझते हो ना, फेरे, तार के फेरे लपेटे हैं, तो ये कॉइल का परिच्छेद क्षेत्रफल है। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बना लो, यही कॉइल में बात कर रहा हूं, इसी कॉइल की मैं बात कर रहा हूं भाई। बस ये जो फेरे गोल गोल दिख रहा है ना, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर ऐसे साइड से देखोगे तो आपको ये वाला परिच्छेद क्षेत्रफल दिखेगा। इसके पास में बाबू अगर हम कोई भी चुंबक लेकर के आते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कुछ भी लाओ, पास ले जाओ, दूर ले जाओ, या इसके बीच में से गुजार दो, तो हमने बताया था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल -N d∅/dt के बराबर होता है। बोलो हाँ। तो चीजें बच्चों ये मैंने क्लियर कर दी थी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे फैराडे सर ने बताया। लेकिन फिर आए हेनरी सर। इसको किसने बताया बच्चों? स्वप्रेरण गुणांक, या इसे ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, या इसे ही बच्चों बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, जिसे हम इंग्लिश में इंडक्टेंस बोलते हैं। और स्वप्रेरण की घटना में चुंबक की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पता है बच्चों कि अगर किसी कुंडली में, या मान लो कॉइल है बच्चों, ये कॉइल है, और इससे जुड़े किसी भी हम बैटरी को जोड़ दें और इससे धारा प्रवाहित करें बच्चों, धारा प्रवाहित करें, और धारा के मान को बढ़ाएं घटाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा घटेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा बढ़ेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो बच्चों जब इन बंद परिपथ, ये बंद क्षेत्रफल से घिरे क्षेत्रफल में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो बच्चों इनके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ऐसी घटना स्वप्रेरकत्व कहलाती है। तो हम लोग कहते हैं कि जो इस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों N∅, वो इसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब N∅ निकालते हैं तो Li अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है L, जो कि प्यारे बच्चों स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। यहीं से बच्चों L बराबर आता है N∅/I। ये चीज मैंने बताई थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा कैसे बनाओगे। जब किसी कुंडली से बद्ध, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में एकांक परिवर्तन किया जाए, तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को ही कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? L बराबर -E dI/dt। क्या ये चीज भी पढ़े थे आप? क्या ये चीज भी पढ़े थे? जी गुरुजी, ये भी पढ़े थे। या फिर प्यारे बच्चों यहीं से आप ये बता सकते हो कि E बराबर होगा L के मल्टीप्लाई में dI/dt। dI/dt। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है, अगर ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो तो बाबू कल के लेक्चर में आप नहीं थे। सर घर में लड़ाई होती रहती है, पढ़ नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं बाबू? मैं अब समझौता कराने आऊं सब जगह?
हाँ सर जी लोगो हटाइए, आपके मुंह का लोगो हम बिगाड़ देंगे, सही बता रहे हैं। हाँ चलो समझ में आ गया। पहले एक बार यस सर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए यस सर समझ में आ गया। क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स बाबू पहला लेक्चर देखो जाके, हर लेक्चर में, या डाउट क्लास नहीं है कि अब हम आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बता रहे होंगे, है ना। ठीक है तो बच्चों ये चीजें मैंने कल बता दी थी और ये सभी चीजें आपके पास से क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो एल आया ना बच्चों, यही है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व। एक शब्द आप बार बार पढ़ रहे हैं, प्रेरकत्व। ये प्रेरकत्व बच्चों स्वप्रेरकत्व को एल से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है, किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है, क्या सीधे तार का स्वप्रेरकत्व हो सकता है? यस या नो में मेरे पास तक जवाब आ जाना चाहिए आपका। मुझे ये बताओ मेरे छापू सुल्तानों कि अगर ये सीधा तार है, कैसा तार है? सीधा तार ही है, और इस सीधे तार में बच्चों आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस सीधे तार का प्रेरकत्व कितना होगा? जल्दी से बताओ इस सीधे तार का प्रेरकत्व कितना होगा? जल्दी, सीधे तार का प्रेरकत्व कितना होगा? यस हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस हो सकता है। पता क्या, ऐसे हो सकता है, ऐसे बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा होता है, बस वो बताते नहीं है, कहने में डरते हैं। बच्चों सीधे तार का प्रेरकत्व नहीं हो सकता। सीधे तार का प्रेरकत्व जो होगा बिल्कुल भी नहीं होगा, खत्म होगा, जीरो। सीधे तार का प्रेरकत्व बच्चों होता ही नहीं है, शून्य होता है। सीधे तार का होता है प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध होता है, प्रेरकत्व नहीं होता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों प्रेरकत्व तब होता है जब कोई एक बंद पृष्ठ हो, कोई एक बंद क्षेत्रफल हो, तो इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी माप बच्चों होती है चुंबकीय फ्लक्स। जब चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनेगा सीधे तार में, जब सीधे तार में चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनेगा, तो कैसे प्रेरकत्व उत्पन्न होगा? नहीं होगा ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करें, कैसे? मैंने बताया ना कि सीधे तार का प्रतिरोध होता है, प्रेरकत्व नहीं। तो आइए एक चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है बच्चों। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व क्या है? प्रेरकत्व वह साधन है, वह माध्यम है जिसकी सहायता से क्या प्रेरकत्व के बारे में बताना है। ठीक है। इंडक्टेंस बच्चों क्या लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, और यही अभी आपकी पहली हेडिंग होगी आज के लेक्चर की, प्रेरकत्व किसे कहते हैं। ठीक है, प्रेरकत्व किसे कहते हैं इसको आपको सबसे पहले बताना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे? वैसे इंग्लिश लिखना नहीं चाहिए, अब बहुत दिन हो गए। ठीक है, प्रेरकत्व क्या है बच्चों? किसी भी कुंडली का वह प्रेरकत्व वह साधन है जो किसी कुंडली द्वारा धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरकत्व किसमें होगा? केवल कुंडली में होगा, जो कि मैंने अभी बता दिया। तो कुंडली प्रेरकत्व को क्या लिखेंगे? प्रेरकत्व वह साधन है, प्रेरकत्व वह साधन है या वह माध्यम है, जो भी लिख सकते हो। प्रेरकत्व वह साधन है जो किसी कुंडली द्वारा, जो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरकत्व वह साधन है जो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। बच्चों यही है प्रेरकत्व। किसी भी कुंडली का अपना स्व नहीं लगा रहे हैं बच्चों, प्रेरकत्व को अलग कर दे रहे हैं। स्व प्रेरकत्व स्वयं की कुंडली का प्रेरकत्व। देखो धारा में परिवर्तन के कारण भी प्रेरकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर अगर बच्चों इसी के पास हम चुंबक लेकर के आए, तब भी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और तब भी जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो बच्चों तब भी इसका प्रेरकत्व होगा। तो स्व प्रेरकत्व तो हो गया खुद की धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न प्रेरकत्व, तो वो स्व प्रेरकत्व बोला गया। लेकिन प्रेरकत्व का गुण इसमें है ही बच्चों, किसी भी कुंडली में प्रेरकत्व का गुण होता ही है। वही प्रेरकत्व की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब प्रेरकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो इसे जो है इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। आप कहोगे सर एल से तो स्व प्रेरकत्व को भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेरकत्व और स्व प्रेरकत्व के लिए एक शब्द, एक अक्षर लिया गया जिसे एल हम लिखे। जैसे वैद्युत फ्लक्स को भी फाई से लिखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से लिखते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं,
और नंबर को भी एन से लिखते हैं और आवृत्ति को भी एन से लिखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही बच्चों, लेकिन प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व में अंतर है। मतलब स्वप्रेरकत्व तो एक घटना हो गई, वह जो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है, तो वह स्वप्रेरकत्व। लेकिन प्रेरकत्व तो सभी चीजों के लिए है, मतलब हर तरह से, चाहे वो धारा में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरकत्व की माप की जा रही हो, और चाहे उसके पास में चुंबक ला करके उसके प्रेरकत्व की माप की जा रही हो, तो वो बच्चों प्रेरकत्व होता है। कुंडली में प्रेरकत्व का गुण होता है। तो इसे एल से प्रकट करते हैं, इसे एल से प्रकट करते हैं। ठीक है। अब स्वप्रेरकत्व की घटना में क्या है? ठीक है, हम लोग स्वप्रेरकत्व निकालेंगे। प्रेरकत्व की घटना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स में केवल फार्मूले लिख लिया करो और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लिख लिया करो, बस। ठीक है, आप देखो, अब इसे एल से प्रकट करते हैं। अच्छा, एल तो स्वप्रेरकत्व के लिए तो यूज ही हुआ है, आप स्वप्रेरकत्व की घटना को याद रखिए। अच्छा, स्वप्रेरकत्व की कुछ घटना बताइए हमें। जब हम धारा परिवर्तन करते हैं बच्चों, इसे एल से प्रकट करते हैं। अच्छा, स्वप्रेरकत्व किसमें उत्पन्न होता है? प्रेरकत्व किसमें उत्पन्न होता है? कुंडली में। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है बच्चा पार्टी, इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है, इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है बच्चा पार्टी, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, समझ में आया? इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है, इसका प्रतीक चिन्ह इस रूप में होता है। याद रखोगे, इसका प्रतीक चिन्ह इस रूप में होता है। अच्छा, हमने देखा कि अगर कुंडली में धारा बढ़ाते हैं, कुंडली में धारा बढ़ाते समय प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। ये सारी बातें भी बच्चों लिख दो, पॉइंट वाइज लिख दो, तो थोड़ा सा प्रेरकत्व के बारे में जानकारी हो जाएगी। कुंडली में धारा बढ़ाते समय, कुंडली में धारा बढ़ाते समय प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है। प्रेरित धारा की दिशा बच्चों क्या होती है? विपरीत होती है। प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है। कैसे? जैसे बच्चों ये कुंडली है, जुम 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 जुम, ये इसमें ये धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। ठीक है, ये कैसी धारा है? ये प्रेरित धारा है जिसकी दिशा विपरीत होगी। मुख्य धारा की दिशा तो वही होगी, लेकिन उसके विपरीत दिशा उत्पन्न होगी। अच्छा, कुंडली में धारा बढ़ाते समय प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है। अगर कुंडली में बच्चों धारा घटाएं तब क्या होगा? कुंडली में धारा घटाते समय क्या होता है बच्चों? कुंडली में धारा घटाते समय प्रेरित धारा की दिशा धारा की दिशा में होती है। घटाते समय प्रेरित धारा की दिशा धारा की दिशा में होती है। धारा की दिशा में होती है। धारा की दिशा में होती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। जी सर, हम उसी राह पर चल रहे हैं। बच्चों, धारा की दिशा जिस दिशा में, वो तो है ही, चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, ये मुख्य धारा है। और ये बच्चों कैसी धारा है? ये प्रेरित धारा है। ये कैसी धारा है? ये मुख्य धारा है। मुख्य धारा की दिशा तो वही रहेगी, लेकिन मुख्य धारा का विरोध करती है कौन सी धारा? प्रेरित धारा। कब? जब धारा का मान हम घटाते हैं। समझ में आ रही बात? सर 2 बार क्यों बता रहे? नहीं, 2 बार नहीं बता रहे, ये प्रेरकत्व के बारे में लिख रहे हैं और सारे मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं। बच्चों, प्रेरकत्व की परिभाषा कल हम लोग पढ़े थे, स्वप्रेरकत्व। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्रेरकत्व लिखा है, सारी बातें समझ लीजिए, उसके बाद पढ़िए। ये प्रेरकत्व लिखा हुआ है बच्चों, और कल हम लोग स्वप्रेरकत्व पढ़े थे, और इसके ये कुछ डिफरेंट फैक्ट पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। जो अभी हम लोग पढ़े हैं ये फैक्ट पॉइंट पढ़े हैं। प्रेरकत्व किन में होता है? तो कुंडली में होता है, सीधे तार में नहीं होता। तो इस बात को भी बच्चों हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि सीधे तार का केवल प्रतिरोध होता है, प्रेरकत्व नहीं। सीधे तार का केवल प्रतिरोध होता है, सीधे तार का केवल प्रतिरोध होता है, प्रेरकत्व नहीं। प्रतिरोध होता है, प्रेरकत्व नहीं। सीधे तार का केवल प्रतिरोध होता है बच्चों, प्रेरकत्व नहीं। क्योंकि प्रेरकत्व के लिए
प्रेरकत्व के लिए बंद पृष्ठ, प्रेरकत्व के लिए पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना आवश्यक है, परिवर्तन होना आवश्यक है। और बच्चों सीधे तार में कोई भी बंद पृष्ठ नहीं होता है। सीधे तार में कैसे बंद पृष्ठ में परिवर्तन होगा? सीधा तार तो ऐसे होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो फैला हुआ, बंद पृष्ठ बन ही नहीं रहा। जबकि कॉइल में बंद पृष्ठ होता है, इस प्रकार सर्कुलर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? धारा की दिशा 2 बार लिखा है। प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है। धारा की दिशा में कुंडली में धारा घटाते समय प्रेरित धारा की दिशा में होती है। ए भैया, इसमें बस सेम वही, ये धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती, कहो तो एक शब्द जोड़ दें, लेकिन धारा की दिशा 2 बार नहीं लिखा है। इसे ही कहते हैं रटना। रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। कहने का अर्थ है यहां पर कि कुंडली में धारा घटाते समय जो प्रेरित धारा की दिशा है, उसकी दिशा किसके दिशा में होती है? मुख्य धारा की दिशा में होती है। तो मुख्य धारा की दिशा में होती है। चलो भाई, मुख्य धारा लिख दिया। यहां पे लिखा हुआ है धारा घटाते समय प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है? तो मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। सारी बातें बच्चों जो थी वो प्रेरकत्व की थी। ये प्रेरकत्व के बारे में जानना था। अब बच्चों आपको बता दूं, अब आप लोग ये भी पढ़ोगे प्रेरकत्व का संयोजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रेरकत्व का, ठीक है। अब पढ़ना यह है कि प्रेरकत्व का संयोजन किस प्रकार होता है। सर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े, संधारित्रों का संयोजन पढ़े, और प्रेरकत्व का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, इस प्रकार से वो किस प्रकार का संयोजन होगा। प्रेरकत्व का संयोजन किस प्रकार जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। हाँ, कुछ डिफरेंट लग रहा है। कितने लोग इसको हमारे साथ में बनाने के लिए तैयार है? ऐसे बोलिए ना सर। अरे ठीक है, ऐसे ही बोल दिए। कुंडली में धारा की दिशा घटाते समय प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है। बच्चों आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा। कैसे पढ़े, कोई बता सकता है? प्रेरकत्वों का संयोजन भी उसी प्रकार से पढ़ना है। आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, आपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, अब पढ़ोगे प्रेरकत्वों का संयोजन। किसका पढ़ोगे? प्रेरकत्वों का संयोजन। प्रेरकत्वों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, ए भैया हमको, हाँ पढ़ लो यार, पढ़ लो। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? प्रेरकत्वों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, समांतर क्रम संयोजन पढ़ा, उसी प्रकार प्रेरकत्वों का भी संयोजन पढ़ना है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों इसमें इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए नहीं आएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, बस सवाल आ सकता है। इसके लिए आप लोग सिर्फ इसकी चर्चा कर लोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार होता है और समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार होता है। तो पहली हेडिंग आपकी ये होगी, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होगी बच्चा पार्टी? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होगा मेरे लाल बाल गोपाल जी? ये प्रेरकत्व है, 1 2 3, एक प्रेरकत्व, ये दूसरा प्रेरकत्व, ये तीसरा प्रेरकत्व, और बच्चों ये तीनों प्रेरकत्व जो हैं वो किसी भी बैटरी से जुड़े हुए मान लो। ठीक है, यहां हमने कुंजी लगा दी, कोई बात नहीं, अरे ऐसे ही रखो ये बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये यहां पर लगी हुई बच्चों बैटरी। ठीक है, इससे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, बोलो यस और नो। ये प्रेरकत्व है L1, ये प्रेरकत्व है, इस कुंडली का प्रेरकत्व है L2, इस कुंडली का प्रेरकत्व है L3। ध्यान से सुनना, सेल का, इस सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E, या कुल विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना? टोटल E है। अच्छा, इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लिख लेंगे E1, क्योंकि बच्चों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में अलग अलग विद्युत वाहक बल होगा, समान नहीं होगा। इसके सिरों का विद्युत वाहक बल E2 और इसके सिरों का विद्युत वाहक बल होगा E3। बोलो हाँ। सभी प्रेरकत्वों के सिरों का विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा। क्यों? श्रेणी क्रम में धारा समान होती है बच्चों, विद्युत वाहक बल नहीं समान होता, विभवांतर सिरों का समान नहीं होता, लेकिन प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा समान होती है। इस बात के लिए जान लीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा का मान समान होता है।
श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। धारा का मान क्या होता है बच्चा पार्टी? समान होता है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। सर बता दीजिए इंग्लैंड वाला कहानी। लोगो हटाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे सर, इंग्लैंड वाली कहानी बताएंगे कभी फ्री टाइम में, ठीक है? अभी आप लोगों को पढ़ने का टाइम है। उठाएंगे दोनों हाथ और ध्यान से देखेंगे। श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व में धारा समान होती है, तो पता है। प्रतिरोधों वाली कहानी भी बताई थी, संधारित्रों की कहानी भी सीखे हो। यस सर। अब दूसरा देखिए, विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है, धारा समान होती है। सही है सर। अगर हम इन सभी माना, यहां पर माना फलाना टमाका लिख सकते हो कि माना सभी प्रतिरोधों तो सभी प्रेरकत्वों के सिरों पर प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल कितना हो? ई हो। अलग अलग तो E1 E2 E3 है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि माना सभी प्रेरकत्वों के सिरों पर, ध्यान से सुन लो, पहले कोई चीज रटनी नहीं है, के सिरों पर प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल, प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल कितना हो बच्चों? स्मॉल ई हो। तब मेरा कहने का अर्थ है कि इस बैटरी से यहां पर 3 प्रेरकत्व जुड़े हैं, L1 L2 L3। आप 2 ही जोड़ सकते हो, L1 और L2। कसम नहीं खाए हैं चन्नी मैया की हम कसम 3 ही जोड़ेंगे, लेकिन हम 2 यहां पर जोड़ नहीं रहे हैं, 3 जोड़ के आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर क्या करेंगे भैया? माना सभी प्रेरकत्वों के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल E हो, तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। सभी सिरों के कुल विद्युत वाहक बल को जोड़ देंगे, वही कुल E के बराबर होगा। हाँ सर, अगर आपने बच्चों ये सूत्र पढ़ा हो, इस सूत्र गुरुजी हम ये पढ़े हैं, सूत्र हम ये वाला पढ़े हैं, कौन सा हम बात कर रहे हैं? सूत्र E बराबर बच्चों आपने ये पढ़ा LdI/dt। बोलो हाँ। LdI/dt से आप क्या कहोगे? E1 बराबर होगा, प्रेरकत्व तो समान अलग अलग है, L1dI/dt। बोलो धारा का मान बच्चों सभी में समान है, धारा सभी में बराबर बराबर है, धारा अलग नहीं है। जो धारा इस कुंडली, देखो ये धारा गई, धारा हर एक प्रेरकत्व में समान है, तो dI/dt। E2 बराबर भी बच्चों क्या? L2 और dI/dt। E3 बराबर भी क्या होगा? L3 dI/dt। बच्चों धारा का मान सभी में समान है। अगर ये सारे मान हम यहां पर रख दें तो E बराबर, तो बच्चों टोटल ये रखेंगे, ये कुल विद्युत वाहक बल है ना, LdI/dt बराबर में E1 की जगह ये वैल्यू L1 dI/dt प्लस इसकी वैल्यू E2 की L2 dI/dt प्लस इसकी L3 dI/dt। बच्चों क्या होगा? dI/dt dI/dt सब जगह कॉमन है, उड़ा देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, बोले तो खल्लास हो जाएगा। केवल वैल्यू आएगी L बराबर में बच्चों, यहां बचेगा L1 dI/dt कॉमन हो जाएगा, जो कि इससे कट जाएगा, तो L1 प्लस बच्चों L2 प्लस L3, यही बच्चों हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। यह प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन है बच्चों। ये क्या है? यह प्रेरकत्वों का कैसा संयोजन है बाबू भैया? यह प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन है बाबू, याद रखिएगा। कैसा संयोजन है? यह प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन है, यह प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन है, यह प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन है, यह प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन है। समझ में आ रहा है भाई? यह प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन है। क्लियर? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, भूल जाएंगे अगले दिन नहीं। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें अभी बताएंगे, सारी चीजें आज ही बताएंगे सर। क्लियर बाबू?
बताओ भाई, बैटरिया चेंज कर लें क्या माइक का भैया? बहुत मन नहीं पाते हैं। बताओ, समझ में आ गया बच्चा पार्टी? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्लियर है बाबू? एक बार फिर से समझा दीजिए, बता देते हैं। ये हमने तीन प्रेरकत्व लिए, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम संयोजन होता है कि एक के बाद एक सिरा जोड़ना। जैसे कि अगर कतार में लाइन खड़ी की जाए तो एक के बाद एक के बाद एक खड़े हो जाओ, तो श्रेणी क्रम होता है। या कह लो एक के बाद एक के हाथ ऐसे जोड़ो, है ना? समझ सकते हो, एक के बाद इसका सिरा इसके सिरे से, इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रेरकत्व के पहले सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है, जो कि आप लोगों को पहले से पता है। मैंने क्या बताया, ये एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा कि प्रेरकत्वों का संयोजन समझाइए, तो बहुत रियर केस है, बहुत रियर केस है। अब अगर आप ये कहो कि सर अगर आ भी गया तो बच्चों थ्योरी किस लिए पढ़ी जाती है, लेक्चर किस लिए देखे जाते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, इतने सब पूरा जो पढ़ोगे, एक साल तक पढ़ाई करोगे, क्या एक साल की पूरे जितनी टॉपिक पढ़ोगे वो सब आएगा? 140 नंबर का ही ना आएगा, जिसमें 70 नंबर का ही तो बनाओगे। लेकिन पढ़ना सब कुछ जरूरी। तो वैसे ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये सूत्र, ये फार्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? या कह लो ऑब्जेक्टिव में सूत्र आ जाता है कि प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है निम्न में से, तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, या ऐसे हो सकता है L बराबर केवल L1 प्लस L2 हो सकता है। तो जो भी हो आप देख लोगे, ठीक है? सर माइनस में होगा ना? बिल्कुल माइनस में होगा, लेकिन बच्चों माइनस की वैल्यू सब कट जाएंगी तो सीधे प्लस में लिख लेंगे। आप यहां पर माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस L1 माइनस L2 माइनस L3 ये लगा सकते हो, लेकिन जब माइनस बच्चों यहां पर है, यहां भी रखोगे माइनस। इन सब का माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वैल्यू यही आएगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग अब ये पढ़ोगे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहें, हमको मन की शक्ति देना, इनको पढ़ा सकें किसको? छापो सुल्तानों को पढ़ा सकें, ऐसी शक्ति दो प्रभु महादेव। हम ये कह रहे हैं समांतर क्रम संयोजन बच्चों क्या होगा, बहुत आसान है ना? इसमें किस प्रकार बाबू भैया जोड़ोगे? सभी प्रेरकत्वों के सिरों को, है ना? एक प्रेरकत्व ये रहा बाबू भैया, घुंगरू बाबू ध्यान से सुनो, एक प्रेरकत्व ये रहा, एक प्रेरकत्व ये रहा, और बच्चों एक प्रेरकत्व ये रहा। ये सभी प्रेरकत्व किस में जुड़े हुए हैं बच्चा पार्टी? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये सभी प्रेरकत्व किस क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चा पार्टी? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार, सॉरी, समांतर क्रम में। किस क्रम में ये जोड़ दिए हमने? ये समांतर क्रम में हमने जोड़ दिए। क्लियर बाबू? प्लस माइनस। इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है, गुड्डा गुड़िया ध्यान देंगे। इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रेरकत्व बच्चों L1 है, इसका प्रेरकत्व L2 है, इसका प्रेरकत्व L3 है। ये जो I धारा है सभी प्रेरकत्वों में बट जाएगी बच्चों। इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, अलग अलग मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, अलग अलग मात्रा में धारा बच्चों प्रवाहित होगी। लेकिन एक चीज गौर करने वाली यह है, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व के सिरों का जो विद्युत वाहक बल है बच्चों वो समान होता है। ये बात पहले ही मैं लिखूंगा, जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने यहां पर आपको बताया इस चीज के बारे में, ठीक वो चीजें बच्चों यहां पर भी आप अप्लाई करोगे। ये चीज मैंने क्या बताई थी कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, ठीक वैसे ही समांतर क्रम के लिए हमेशा याद रखोगे कि समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है बाबू भैया? तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रेरकत्व के सिरों का विद्युत वाहक बल समान होता है। ये बच्चों आप लोग याद रखोगे, विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चा पार्टी? समान होता है। ये समांतर क्रम के लिए हमेशा ये बात नोट करके लिख लोगे। जिस प्रकार से श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व के सिरों का विद्युत वाहक बल समान नहीं होता, यहां असमान होता है, लेकिन धारा सबकी समान होती है, वैसे यहां पर विद्युत वाहक बल बच्चा पार्टी क्या होता है? समान होता है। समांतर क्रम छूट गया है, ठीक है? अच्छा ठीक, रुको, सॉरी, आई एम सॉरी। यही ढूंढना खाली हमें ही पकड़ के रखना, ठीक? और जीवन में कोई काम तो बचा नहीं आपके पास, कोई काम नहीं बचा है।
समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब कोई काम आप लोगों के पास बचा नहीं मेरी गलती पकड़ने के अलावा। सर कल वन शॉट लीजिएगा, मैं वन शॉट लेने वाला था, लेकिन बच्चों कल हो सकता है विवेक सर वन शॉट लें, ठीक है? तो आप केमिस्ट्री की क्लास जम के कीजिएगा। इसके बाद आपके बड़े भाई कल मैथ का भी वन शॉट है मॉर्निंग में, सौरभ सर की क्लास मैथ की भी वन शॉट लीजिएगा। इसके बाद अगले संडे हम वन शॉट लेकर के आएंगे चैप्टर 4 का, और कुछ बेहतरीन क्लासेस लेकर के आने वाले हैं आप सभी के लिए। बोलेंगे ही नहीं, अब ऐसे बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? तो वो क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। अभी सिलेबस को बच्चों जितना आपको चिंता है उससे कई गुना ज्यादा मुझे चिंता है। आप एक एक बच्चे की चिंता का अगर कई गुना कर दो तो वो मुझे चिंता है, लेकिन बच्चों धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। फालतू में मत घबराइए, नहीं तो गलत कदम उठाओगे। आप अभी ये पढ़ लें वो पढ़ लें और खिचड़ी कर दोगे, और सारा का सारा पूरी की गई मेहनत अभी से सत्यानाश कर दोगे। तो प्लीज इन सब चीजों पर अभी मत ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ जैसे सिलेबस चल रहा है उनको पढ़ते रहो, पिछली चीजें रिवाइज करते रहो। आगे के चक्कर में मत भागो कि अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं पहले, नहीं, पिछली चीजें रिवाइज करो, वो कितना कंठस्थ है वो देखो। चलो इसको बताओ, समांतर क्रम में मैंने क्या कहा बच्चों? विद्युत वाहक बल जो E होगा वो सभी जगह समान होगा, यस और नो? समान होगा। अच्छा सर, धारा का मान सब में अलग अलग है, धारा का मान सभी में बच्चों अलग अलग है, ठीक है? धारा का मान सभी में अलग अलग है, ठीक है? अच्छा, प्रेरकत्व तो इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल अगर हम मान लें, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल E हो, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल E तथा कुल प्रेरकत्व कैपिटल L हो, तथा कुल प्रेरकत्व क्या हो बच्चों? कैपिटल L हो, तो कुल प्रेरकत्व कैपिटल L हो। अच्छा आप ये बताओगे बच्चों, सब में अलग अलग धारा प्रवाहित हुई, I1, I2, I3, और कुल धारा कितनी है बच्चों? I है। ये I धारा ही तो बच्चों सबके योग के बराबर है, I1, I2 प्लस I3। बोलो यस और नो? बच्चों ये धारा यहां से होते 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 यहां से I1 जाएगी, यहां से I2 जाएगी, ये I3 जाएगी, और बच्चों यहां पर फिर से I1 जाएगी। I1, I2 और I3 का योग ही बच्चों क्या होगा? I1, I2, I3 का योग ही वो धारा होगी, ठीक है? I1, I2, I3 का धारा का योग ही कुल धारा होगी। अच्छा, हम लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है बच्चों, सूत्र ये वाला, सूत्र कौन सा? E इक्वल टू एल डी आई अपान में dt। बोलो ये सूत्र सही है, माइनस का एल डी आई अपान में dt से। आपको मैंने कहा कि प्रत्येक में जो धारा गई है I1, I2, I3, जो धारा प्रवाहित होने की दर है I, ये कुल धारा है, इनके बच्चों योग के बराबर ही होगी, है ना? अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि डी आई अपान में जो dt है ये बच्चों बराबर होगा di1 अपान में dt प्लस di2 अपान में dt प्लस di3 अपान में dt। बोलो हाँ। अरे नहीं समझ में सर ये डी आई, अरे काहे एक साथ लिख रहे हो? चलो हम पहले ये लिख दें कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। बोलो इससे तो सहमत हो ना? अब d अपान में dt, d अपान में dt, d अपान में dt, d अपान में dt सभी जगह आ गया, ठीक है? मतलब धारा प्रवाहित होने में, या कह लो प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा परिवर्तन की दर, तो डी आई अपान में dt, di1 अपान में dt, di2 अपान में dt, di3 अपान में dt। अगर बच्चों इस सूत्र से हम देखें, यहां पर अगर हम इस सूत्र से देखें कि डी आई अपान में dt की वैल्यू निकालें बच्चों, तो डी आई अपान में dt ये बनेगा माइनस का E बटे L। बोलो हाँ, माइनस का E बटे L बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम यहां पर डी आई अपान में dt की जगह माइनस का E बटे L लिख सकते हैं। इसकी देखो, अब विद्युत वाहक बल सभी प्रेरकत्वों के सिरों का विद्युत वाहक बल E ही है, तो इसलिए माइनस का E बटे, लेकिन विद्युत वाहक बल I1 किसमें धारा प्रवाहित हो रही है? L1 प्रेरकत्व में, तो माइनस का E बटे L1 प्लस प्लस नहीं लगेगा क्योंकि माइनस आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा ना, तो माइनस E बटे L2, ये माइनस E बटे L3। माइनस नहीं भी लगा सकते हो हल करने के लिए बच्चों, माइनस माइनस सभी जगह से कॉमन लिया गया, कट जाएगा, ई सभी जगह से कॉमन लिया जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल बचेगा ये 1 अपान में L बराबर 1 अपान में L1 प्लस 1 अपान में L2 प्लस 1 अपान में L3। बच्चों यही संबंध तो आप लोगों ने समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का भी पढ़ा है, यह संयोजन प्रतिरोधों के संयोजन के समान ही है। यह बच्चों यह प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन है। यह कैसा संयोजन है? यह समांतर क्रम संयोजन है, यह समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम
संयोजन है। चलो नोट कर लो जल्दी से, यह कैसा संयोजन है? तो यह समांतर क्रम संयोजन है। सर E अपान में L कैसे हुआ? इस सूत्र से E अपान में L हुआ। आप लोग इस सूत्र को पहले से जानते हो, E बराबर माइनस का L डी आई अपान में dt, जो कि कल मैंने बताया था, और अभी मैंने इसी डी आई अपान dt से माइनस का E बटे L ये निकाला है। और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत बताओ? बाबू बताइए, किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। जब ऐसे जवाब आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि बताया गया एक बार में, बहुत डिटेल में समझाई गई मेहनत रंग लाई। माइनस ई कैसे हुआ? पीट देंगे बच्चा, आप नहीं पढ़ रहे हो शुरू से लेक्चर, इस तरह की चीजें करोगे तो मेरी स्टील की रॉड निकल आएगी यहीं पे, बता दे रहे हैं। माइनस ई कैसे हुआ? अब इनको माइनस बताया जाए, बता सकते हो ना तुम लोग? मतलब जितने अधिक बच्चे देख रहे हैं उनमें से 2 4 10 कमेंट अगर ये आएंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? मतलब बाकी 99% बच्चे ये कहेंगे, 99.9% बच्चे ये कहेंगे कि सर माइनस लेंज के नियम से बताया गया था, और ये ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि जिस यहाँ धारा परिवर्तन होगा, विरोध करेगा, वो सारी घटना यहाँ होगी क्योंकि कुंडली है, तो इसलिए माइनस तो लगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने लेंज के नियम से ही पढ़ा था। लेकिन नहीं सर, हमको तो पता नहीं माइनस कहाँ से आया। तो प्लीज भैया, प्रभु जी, आप रेगुलर लेक्चर को देखिए, रेगुलर जुड़िए, तभी आपको समझ में आएगा। फिजिक्स है ना? अच्छा, अब ये हो गए कंडीशन, चीजें खत्म हो गई। अभी बच्चों हमारे पास टाइम बहुत है, अभी 15 मिनट का टाइम है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो कि प्रश्न में पूछा जाता है कि समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। हेडिंग आप लोगों की नेक्स्ट होगी, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। क्या बच्चों? समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए। किसका मैं पूछ रहा हूं? प्रश्न को ध्यान से समझो। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व लिख दे, नहीं तो कुछ हमारे शेर शेरनिया जो है ना खाली ताक लगाए शिकार में बैठे हैं। प्रेरकत्व, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इंडक्टेंस ऑफ प्लेन, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इंडक्टेंस ऑफ प्लेन क्वाइल। ठीक है, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो चलो लिख लो हेडिंग, सभी लोग ये लगा लीजिए, सभी लोग ये हेडिंग अपनी कॉपी में लगा लीजिए, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। अब समतल कुंडली का ऐसी होगी, वृत्ताकार की कैसी लिख दे भैया? समतल, अच्छा वृत्ताकार कुंडली लिख लो, प्लेन सर्कुलर कॉइल ना। यहां पर बच्चों थोड़ा सा याद रखना, हमें यहां पर लिखना होगा सही से, समतल, समतल वृत्ताकार। आप कोई भी ले सकते हो बच्चों, आयताकार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में वृत्ताकार है इसलिए वृत्ताकार बताना पड़ेगा। इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर क्वाइल, सर्कुलर क्वाइल। आपको मैं बता दूं, आपके सिलेबस में वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। कोई ये वृत्ताकार कुंडली है तो इसका स्वप्रेरकत्व कितना है? अगर उसकी त्रिज्या r हो तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा ये बता रहे हैं। अगर बच्चों क्या आयताकार कुंडली नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, इसका अपना स्वप्रेरकत्व होगा, स्वप्रेरकत्व बनेगा, लेकिन कितना होगा इसका L बताना है हमें, L की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आयताकार कुंडली का भी बता सकते हो, वृत्ताकार कुंडली का भी बता सकते हो, त्रिभुजाकार कुंडली है उसका भी बता सकते हो, लेकिन बस बात इतनी है कि आपका सिलेबस क्या पूछता है। ऐसे तो बहुत सारी आकृतियां हैं, लो ऐसे ऐसे बना दी, ये बंद आकृति है, इसका पृष्ठ पूरा बंद है, इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बताइए इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, स्वप्रेरकत्व तो इसका कितना होगा बताओ। तो बच्चों वो गणना तो फिर कैलकुलेशन की होगी, बड़े बड़े साइंटिस्टों का काम हो गया। हम लोगों को तभी सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, चीजें पहले से लिखी हुई, बस उन्हें पढ़ना है। तो हमें यह बताना है कि कोई ये समतल वृत्ताकार कुंडली है तो इसका स्वप्रेरकत्व तो कितना होगा। अगर बच्चों इसमें मान लो, अगर मान लो, ध्यान से देखो, बहुत रटना नहीं है, प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि स्वप्रेरकत्व तो किसे कहते हैं, किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो बताइए। प्रश्न ये होगा, प्रश्न लिख दे रहा हूं, प्रश्न होगा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, किसी स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए, किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए, स्वप्रेरकत्व
बताइए। तो पहले तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करोगे, पहला काम आप स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखोगे कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखोगे। और उसके बाद मेरे लाल बाल गोपाल जी, उसके बाद आप लोग ये डेरिवेशन करोगे जो अभी मैं करने वाला हूं, ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूं वो डेरिवेशन करोगे। क्या होगा, ध्यान से देखिए बाबू भैया, ये कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित होगी और धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा तभी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसके लिए थोड़ा सा ये जान लो बच्चों, ये केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। इसमें ढेर सारे फेरे लपेटे गए हैं, ढेर सारे कितने फेरे लपेटे गए हैं, n फेरे हैं। इस पूरी कुंडली में जाए 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 जमजम 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 बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं। तो बच्चों ये समतल वृत्ताकार कुंडली जो है इसमें n फेरे लपेटे गए हैं, ठीक है, n फेरे लपेटे गए हैं, r त्रिज्या है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। हमें इसका स्वप्रेरकत्व बताना है बच्चों कि इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L का मान कितना होगा। हमने स्वप्रेरकत्व को यह पढ़ा कि L = N phi बटे I होता है। I इसमें प्रवाहित धारा है जो कि हमें पता है, तभी आगे हम प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। हमें बच्चों phi का मान मिलना चाहिए। अब phi का मान कैसे मिलेगा बच्चों, अब देखो याद मत करो, बल्कि स्वप्रेरकत्व बताना है तो स्वप्रेरकत्व के सूत्र में गए। आई का मान हमें पता होगा कि माना कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, हम पहले यही लिखेंगे, लो लिख देने, नहीं मानना है लिख दे रहे हैं, ये लो, माना कुंडली में, उत्तर कैसे लिखोगे पता है ना। अगर प्रश्न मान लो एग्जाम में आया तो पहले आप स्वप्रेरकत्व हेडिंग डाल करके स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं ये लिखोगे, फिर ये हेडिंग डालोगे समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। और बच्चों ये अंक, ये कितने अंक का आएगा, 5 अंक का आएगा, जान लो 5 अंक का आएगा ये। और फिर ये हेडिंग डाल के ऐसे ही लिखना शुरू करोगे जो कि मैं अब लिख रहा हूं। मानस कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की त्रिज्या r, कुंडली की त्रिज्या बच्चों कितनी r, कुंडली की त्रिज्या r व कुंडली में फेरों की संख्या व कुंडली में फेरों की संख्या 7 है। फेरों की संख्या कितनी बच्चों, n है, फेरों की संख्या n है। हम फिर से कह रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लो, मुझे स्वप्रेरकत्व बताना है, रटो मत। स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है n phi बटे I, I हमें पता है, दिया गया है। phi अगर मिल जाए तो हमें L मिल जाएगा। अब phi क्या होता है, phi होता है BA cos थीटा, या कह लो BA cos थीटा, या 90 डिग्री होगा, और cos 0 डिग्री होगा, और 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो phi = BA। A क्या होगा, इस कुंडली का क्षेत्रफल होगा, सभी को पता है। वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, हल हो जाएगा। T क्या होता है, अरे सर किसी वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र सर क्या था, अरे यार क्या था। प्रोसेस ये है, अब चलना क्या है, फाई निकालना है। इस फाई को निकालने के लिए हमें बी चाहिए, है ना। तो यहां पर आप बच्चों पहले ये लिख लोगे कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बाबू भैया, अरे केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हम लोग पढ़े थे μ0/2I/r, r यहां त्रिज्या, I प्रवाहित धारा, μ0/2 तो कांस्टेंट है, फेरों की संख्या n, तो n से गुणा कर देंगे। क्या बच्चों लिखेंगे, b = कैपिटल का n μ0/2I/r, I/r। ये होगा इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र मिल गया तो बच्चों क्या हम चुंबकीय फ्लक्स बता सकते हैं, हाँ, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, हाँ, कुंडली से बद्ध अगर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, कोई बंद पृष्ठ है, ये चुंबकीय क्षेत्र यहां बना और एक बंद पृष्ठ है, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस धारा प्रवाहित होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स धारा प्रवाहित होने के कारण बन रहा है, लेकिन धारा एक समान नहीं है, धारा परिवर्तित हो रही, तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होगा। तो बच्चों कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर बच्चों क्या होगा, बी ए होगा, फाई बराबर होगा, फाई बराबर होगा बी ए। तो फाई बराबर बी ए होगा, बी की वैल्यू बच्चों ये लिखेंगे n μ0/2I/r इंटू का बच्चों ए का मान क्या होगा, वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल बच्चों पाई r स्क्वायर होगा। आपको पता है वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, यहां पर लिख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त
कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल बाबू क्या होगा, कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर वही लिखा गया पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फाई इक्वल टू एन, पाई इक्वल टू एन म्यू नॉट अपान में 2 आई पाई आर, है ना, यही तो मिलेगा। कुल मिला के बच्चों ये इस प्रकार से बन जाएगा, ओहो इस प्रकार से बन जाएगा, क्या बन जाएगा ध्यान से देखो, एन है ऊपर म्यू नॉट आई पाई आर, म्यू नॉट आई है पाई है बच्चों, आर स्क्वायर में केवल एक आर कटा है तो एक आर तो है ही है बच्चों, म्यू नॉट आई पाई आर बटे में बच्चों ये वाला, तो ये मिला बच्चों क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मान, ये चुंबकीय फ्लक्स का मान बचा, ये चुंबकीय फ्लक्स का मान बचा। और इस चुंबकीय फ्लक्स को अब अगर हम यहां पर रख दें तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व मिल जाएगा। अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अतः कुंडली, अभी समय है भैया, अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व, अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व, अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व मतलब बच्चों L बराबर एन फाई बटे में आई, L बराबर एन फाई बटे में आई, तब कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर एन फाई बटे आई से, ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे तो L बराबर बच्चों एन फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है एन म्यू नॉट आई पाई आर, एन म्यू नॉट आई पाई आर, एन म्यू नॉट आई पाई आर बटे में 2 और होल अपान में बच्चों ये क्या है, ये L बराबर हम निकाल रहे हैं होल अपान में बच्चों, ये एन फाई की टोटल वैल्यू हो गई, ये बच्चों एन है, ये फाई है और बटे में क्या है आई है, तो बटे में आई लिखेंगे। लेकिन आपको पता है बच्चों ये आई से आई कट जाएगा तो बचेगा क्या, L बराबर बचेगा एन और एन एन स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा प्यारे बच्चों समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का सूत्र हेनरी मात्रक हेनरी होता है, तो इतना लिख देंगे। अच्छा ये हम बता सकते हैं, अतः इससे क्या स्पष्ट है, यहां अगर हम देखें तो L जो है अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर है, अतः ये स्पष्ट है कि किसी कुंडली का अगर हमें स्वप्रेरकत्व बढ़ाना है, किसी कुंडली, कोई हमारे पास कुंडली है, क्वाइल है, तो फेरे लपेटे, ठीक है, लेकिन अगर उसका हमें स्वप्रेरकत्व बढ़ाना है कि इसका स्वप्रेरकत्व का गुण इसमें और आ जाए, जैसे आपके अंदर हमें और गुण बढ़ाना है कि आपके अंदर पढ़ने का और समय बढ़ जाए, तो इसके लिए हम मोटिवेट आपको करेंगे। वैसे ही इसमें अगर हमें कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ाना है, अतः स्पष्ट है एन स्क्वायर वर्ग के अनुक्रमानुपाती है स्वप्रेरकत्व, अर्थात अतः स्पष्ट है कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ाने के लिए उसमें फेरों की संख्या बढ़ानी होगी। अतः स्पष्ट है कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ाने के लिए कुंडली का स्वप्रेरकत्व तब अधिक होगा, स्वप्रेरकत्व तब अधिक होगा जब फेरों की संख्या अधिक होगी, तब अधिक होगा जब फेरों की संख्या अधिक होगी, जब फेरों की संख्या अधिक होगी, जब फेरों की संख्या अधिक होगी। अतः स्पष्ट है कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व तब अधिक होगा जब फेरों की संख्या अधिक होगी बच्चों। तो यह हो गया समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। बताओ समझ में आ गया बच्चों? गुलाब का फूल आनंद सर के लिए, आनंद सर फिजिक्स पावरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अब बच्चों बताओ, ये तो हो गया डेरिवेशन 5 अंक का, बड़ा आसान था, फाई इज इक्वल टू बी ए। अगर बच्चों मैं आपसे एक होमवर्क के लिए डेरिवेशन बोलूं, लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व बताओ। रुक जाओ, अभी कोई नहीं जाएगा, हम इसको बताएंगे, क्योंकि लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व कौन बताएगा मुझे? लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व बच्चा पार्टी, अगर ये नहीं आया तो मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, 5 अंक का क्वेश्चन है। कहने का अर्थ है बच्चों कि ये कोई लंबी धारावाही प्रणालिका है, ध्यान से सुनो, लंबी धारावाही प्रणालिका है, इसकी लंबाई कैपिटल एल है या स्मॉल एल है, जो भी मान लो, स्मॉल एल है। लंबाई के लिए हम चलो बच्चों दूसरा कलर ले लेते हैं, ये स्मॉल एल है। कुल फेरों की संख्या एन है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तभी बच्चों इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
तो हम लोगों को पता है कि अगर कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताना है, स्वप्रेरकत्व क्वेश्चन मार्क, तो हमें पता है L इक्वल टू N फाई बटे में I है। माना फलाना धमाका आप लोग लिखोगे, माना फलाना धमाका आप लोग लिखोगे कि माना कुंडली में I एंपियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है, ठीक है। माना परिनालिका में, माना परिनालिका में, परिनालिका में I एंपियर की, I एंपियर की धारा, I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। परिनालिका की लंबाई L, परिनालिका की लंबाई क्या है बच्चों? परिनालिका की लंबाई L तथा, परिनालिका की लंबाई L तथा फेरों की संख्या कैपिटल L है, फेरों की संख्या कैपिटल N है, फेरों की संख्या कैपिटल N है। अब ध्यान से सुनोगे, हमने क्या बताया, आप इसका बस N फाई अपान में I होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, L बराबर क्या होगा बच्चों N, और फाई की जगह पर क्या होगा बी ए बटे में I, N बी ए बटे I। बस अब आप B बता दो, A तो मान लो इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है, बता दो, आपका L का मान बच्चों आ जाएगा। कहीं ढूंढने नहीं जाना है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अगर आप इसे कहोगे कि सर ऐसे बता दो वैसे बता दो तो बहुत दिक्कत होगी आपको ढूंढने में, लेकिन अगर वहीं इसको समझ करके हल कर लिया एक बार में तो फिर इसे आपको हल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, चर्चा कर रहे हो परिच्छेद क्षेत्रफल, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल लिख लो। इसका जो क्षेत्रफल बच्चों ये वाला एरिया जो पूरा है, परिच्छेद, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है बच्चों? A है, क्षेत्रफल A है। हमने क्या बताया, फ्लक्स आपको चाहिए, प्रेरकत्व तो डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। स्वप्रेरकत्व, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, L इज इक्वल टू N फाई बटे में I होगा। डायरेक्ट देखो, N फाई की जगह बच्चों बी ए बटे में I होगा, ठीक है। अब यहां देखो L इज इक्वल टू N, B की वैल्यू क्या होगी B, लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था म्यू नॉट N I अपान में L, बोलो पढ़े थे, म्यू नॉट कैपिटल N I अपान में L इनटू का बच्चों क्या है A, होल अपान में क्या होगा, होल अपान में ये क्या होगा, ये वाला I। अब आप देखो क्या हो रहा है, I से I कट जा रहा है, क्या मिलेगा, मिलेगा बच्चों L बराबर N और N का गुणा हो जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट A हो जाएगा, म्यू नॉट A हो जाएगा, N स्क्वायर हो गया, बटे में बच्चों क्या रहेगा, स्मॉल l रहेगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, धारावाही, लंबी धारावाही परिनालिका का ये क्या होगा, स्वप्रेरकत्व होगा। किसका, तो लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा, लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। इतने हेनरी मात्रक लिख लेना, इतना आसान है ये डेरिवेशन, 5 अंक में आता है, पूरे पूरे बच्चों 5 अंक दे करके जाता है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। कल हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसी स्वप्रेरकत्व से ही जुड़ा कॉन्सेप्ट है। प्लीज लेक्चर में जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक आप सभी लोग मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।